अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम न्यू पाकिस्तान। मैं हूं आपकी होस्ट हिना सलमान। सबसे पहले बात करते हैं मौसम के हवाले से। मौसमियाती तब्दीली अब एक आलमी हकीकत जो है वो बन चुकी है, लेकिन इसके असरात पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर ममालिक के लिए कहीं ज़्यादा ख़तरनाक हैं। पाकिस्तान 10 ममालिक में शामिल है जो कि मौसमियाती तब्दीली और कुदरती आफात से सबसे ज़्यादा जो है मुतासर हो रहा है। गुज़श्ता एक सदी में मुल्क के औसत दर्जा हरारत में 0.63 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा रिकॉर्ड किया गया है, जबकि कराची के साहिली इलाकों में समुद्र की सतह में सालाना 1.1 मिलीमीटर इजाफा देखा गया है, जो कि 2006 से 2015 के दौरान 3.6 मिलीमीटर तक जा पहुंचा था। यूरोपियन यूनियन के इंटरैक्टिव कंट्री फैक्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान की बारिशों का निज़ाम हमेशा से गैर मुतवाज़न और चैलेंजिंग रहा है, लेकिन हालिया बरसों में इसमें शिद्दत आ गई है। रवा साल जुलाई में मुल्क भर में औसतन 25% ज़्यादा बारिशें हुई, अलबत्ता सिंध में बारिशों की मिकदार अभी भी कम रही। महकमा मौसमियात के मुताबिक जारी बारिशों का सिलसिला मजीद 2 दिन जारी रहेगा, जबकि अगस्त में भी मामूल से ज्यादा बारिशों का इम्कान है। गुज़श्ता साल की तरह इस साल भी मानसून बारिशों ने कई इलाकों में तबाही मचाई है, जिससे सैलाब, जमीन कटाव, फसलों की बर्बादी और बीमारियों में इजाफा हुआ है। इन तमाम हकायक को देखते हुए सवाल ये पैदा होता है कि क्या मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान का सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है? अगर हाँ, तो इससे निपटने के लिए क्या हमारी पॉलिसी, क्या हिकमत अमली किस हद तक मौसर है? हमारे साथ इस डिस्कशन पे मौजूद हैं एक्सपर्ट ऑन एनवायरनमेंट और हमारे साथ हैं मरियम शबीर अब्बासी, जिनको हम वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम मरियम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। मरियम, आपकी नज़र में जो मौसमियाती तब्दीली है पाकिस्तान के लिए किस हद तक संगीन खतरा बन चुकी है? जी देखिए, आप कई जो पिछले आपने जो 2005 से लेके ख़ास तौर पर आपने जो कुछ शवाहिद गिनवाए इस सेगमेंट के स्टार्ट में, उससे भी रिफ्लेक्ट होता है कि पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज की जब बात आती है तो किस तरफ जा रहा है। आप ये देखें कि क्लाइमेट चेंज जो भी उसकी कॉजेज़ होती हैं और हम जो रिस्पॉन्ड करते हैं जो प्रॉब्लम्स की वजह से, आप देखें कि उसके इशूज़ जो हैं वो क्रॉस सेक्टर्स होते हैं। आप देखें कि क्लाइमेट चेंज आपके ज़राअत को मुतासर करता है, क्लाइमेट चेंज आपके हेल्थ डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, वो आपको मुतासर कर रहा है, चाहे वो फ्लड्स की फॉर्म में है, चाहे वो हीट वेव्स की फॉर्म में है, चाहे स्मॉग की फॉर्म में है। इसके अलावा आप ये देखें कि आपके जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो प्लानिंग के हैं जिसमें अर्बन प्लानिंग के डिपार्टमेंट्स भी आपके आते हैं, वो आपके अर्बन फ्लडिंग की तरफ जो है वो आपको लेके जाते हैं, गवर्नेंस के इश्यूज वहाँ पर हैं। तो आपके जो जितने जो है वो फूड इनसिक्योरिटी इससे रिलेटेड है, आपकी इकोनॉमी इससे रिलेटेड है, क्योंकि आपके सैलाब आएँ, चाहे हीट वेव्स आएँ, चाहे स्मॉग का इशू हो, क्योंकि विजिबिलिटी इशू स्मॉग की वजह से होते हैं, तो आपकी इकोनॉमी मुतासर होती है। आपकी एजुकेशन सेक्टर जो है वो आपका बंद हो जाता होता है, बच्चों को स्कूल से छुट्टियां होती हैं, ऑफिसेज बंद हो जाते होते हैं, फ्लाइट्स आपकी कैंसिल होती हैं। तो ये आपका सारे जो तबके हैं ज़िंदगी के, उनको मुतासर करता है क्लाइमेट चेंज। और पिछले जो है वो आप 10 साल का डेटा अगर उठा के देखें तो बहुत फ्रीक्वेंसी के साथ जो है वो आपकी इकोनॉमी को मुतासर कर रहा है। हम जो है वो अभी 2022 या जो उससे भी 10 साल पहले सैलाब आया था, उसी से पूरी तरह बाहर नहीं निकले थे। जो डैमेजेस हुए थे, हमारे लोगों का लाइफ स्टॉक उसमें गया था। आप देखें, जानवर थे, उनके ज़राअत के जो वसाइल थे वो बहुत मुतासर होते, उनके घर डैमेज हो गए थे। इसका फिर आप देखेंगे इम्पैक्ट ये भी होता है कि जो देहाती इलाकों की तरफ थोड़ा सा हम चले जाएं तो वहाँ पर सैलाब या इस तरह के जो वाक़यात होते हैं, उसकी वजह से आपको ये देखने को मिलता है कि जो लड़कियों की पढ़ाई है ख़ास तौर पर, वो आपकी मुतासर होती है। और अर्ली चाइल्ड मैरिजेस के जो है वो फैसले जो है वो भी लिए जाते हैं लड़कियों के लिए, क्योंकि जब आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है, चाहे वो आपके बिजनेसेस हैं, ज़राअत हैं, आपका लाइफ स्टॉक है, तो ऐसी जो फैमिलीज होती हैं वो फिर जो है लड़का चूँकि मुस्तकबिल उसका एसोसिएटेड होता है, तो सिर्फ लड़के की तालीम पर तवज्जो देते हैं, ना कि फिर लड़की की तालीम पर दें। तो बहुत बहुत सारे आपके कॉम्प्लिकेटेड इशूज़ हैं, इकोनॉमी रिलेटेड, हेल्थ रिलेटेड और सारे ज़िंदगी के तबकात, जो आपके क्लाइमेट चेंज इसको मुतासर कर रहा है। जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं कि नेचुरल क्लैमिटी जो है वो सोशल इशू को भी आगे से बढ़ा रही हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि समुद्र की जो सतह में इजाफा है और पाकिस्तान के साहली इलाकों में, खुसूसन अगर हम कराची की बात करें, तो क्या ये कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ रहा है इस पर? जी, जो सी लेवल राइज आपका होता है उसका इम्पैक्ट तो यही होता है कि जो आपके करीब के इलाके होते हैं, सी लेवल राइज जैसे जैसे बढ़ता है, उसमें सैलाब आने का फिर आपको खतरा होता है। और कराची में आप देखें कि सिर्फ बारिशों की वजह से ही आपकी अर्बन फ्लडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है, जो स्लम्स आपके आबाद हैं बरसाती नालों के इर्द गिर्द, उसकी वजह से बहुत एग्रीवेट होती है। तो सी लेवल राइज जो है वो एक तरह का आपका प्लस फैक्टर है, एक कैस्केडिंग इफेक्ट आपका क्रिएट करता है, जिसकी वजह से आपके फ्यूचर में ज़्यादा नुकसान होने के खतरात हैं फ्लडिंग की फॉर्म में। जी
जी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मरियम कि पहले हमने कभी नहीं सुना था कि क्लाउड बर्स्ट हुआ है, हमने नहीं सुना था कि टॉरेंशियल रेन्स हुई हैं, मूसलाधार बारिशों का इतना बड़ा जो स्पेल्स आ रहे हैं, दिस इज़ द 4th स्पेल और अब कहते हैं कि 5th स्पेल भी अगस्त में शुरू होने वाला है। तो ये जो पैटर्न है बारिशों का, ये जो है वो गैर मामूली जो है तब्दीली आई है इसमें, ये क्यों आई है? देखिए, ये जो क्लाइमेट चेंज का आपका इम्पैक्ट होता है, ये होता बेसिकली ये है कि आपके जो फॉसल फ्यूल का इस्तेमाल करती है पूरी दुनिया, पाकिस्तान में उसमें शामिल है, लेकिन आपके टॉप जो 8 ममालिक हैं जो बहुत अमीर हैं, कुछ यूरोपियन कंट्रीज़, यूएस, चाइना, इंडिया, ये सारे ममालिक जो हैं वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में इसको इस्तेमाल करके। उससे जो एमिशंस होती हैं उनको ग्रीन हाउस गैसेज आप कहते हैं, और वो ग्रीन हाउस गैसेज आपकी अफेक्ट करती हैं वेदर पैटर्न को भी, जिसमें वेदर पैटर्न में कभी ये होता है कि आपको सर्दियों में जैसे बहुत कम बारिश होने को मिली थी, ऐसा लगता था कि वाटर स्कैर्सिटी हमारे यहाँ हो जाएगी, खुश्कसाली हो जाएगी, लेकिन आप गर्मियों में देखें कि बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं, अनप्रेसिडेंटेड किस्म का रेनफॉल हो रहा है, और 60 to 70% जो है वो हमारे महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो ज़्यादा बारिशें पाकिस्तान में हुई हैं। तो ये जो एबनॉर्मल किस्म के वेदर पैटर्न्स होते हैं, चाहे गिलगित बल्तिस्तान में आपकी तेज़ी से ग्लेशियर मेल्ट हो रहा है उसकी ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से, चाहे आपका जो शहरों में अर्बन फ्लडिंग का फिनोमेना हो रहा है, ये अनप्रेसिडेंटेड रेनफॉल जो है, ये जो एबनॉर्मल किस्म के वेदर पैटर्न्स हैं, ये आपका क्लाइमेट चेंज की वजह से होता है। लेकिन मैं साथ ही मेंशन करती चलूँ कि शहरों में ख़ास तौर पर जो अर्बन फ्लडिंग के मसले हो रहे हैं वो सिर्फ नेचुरल कॉजेज़ नहीं है, वो कुछ ह्यूमंस भी उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। मिसाल के तौर पर आपकी जो अर्बन प्लानिंग है वो आपकी बहुत क्वेश्चनेबल है। बहुत सारे शहरों में आपकी बरसाती नालों के ऊपर तजावुज़ात हैं जिसकी वजह से आपके पानी घरों में घुसते हैं। आपका जो फॉरेस्ट कवर है, जो ग्रीन कवर जिसको हम बोलते हैं शहरों के अंदर, वो ना होने के बराबर आपका है, सारा कंक्रीट आपको नज़र आता है। तो जब फिर ज़्यादा बारिशें होती हैं तो बारिशों को ज़मीन मिलती नहीं है, ग्राउंड मिलता नहीं है, जिससे वो एब्जॉर्ब होके ज़मीन के अंदर आपका पानी जाए। आपका कंक्रीट जब उससे कवर होता है तो आपका फिर घरों में पानी घुसता है। अच्छा मरियम, मुझे बताइएगा कि जो क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं और इसके साथ रहना, क्या ये न्यू नॉर्मल है? जी, देखिए कि अनफॉर्चुनेटली अगर पर्टिकुलरली डेवलपिंग ममालिक की बात करें, मिसाल के तौर पर पाकिस्तान की भी, तो ये एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है। लेकिन ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि आप दुनिया भर में आप देखें, चाहे वो अमेरिका है, उसमें आपको ये फॉरेस्ट फायर्स नज़र आते हैं, फ्लडिंग हो रही है। यूरोप में, बरतानिया में हमने देखा था कि हीट वेव्स आई थी, इस तरह स्पेन में हीट वेव्स थी, जर्मनी में फ्लडिंग। तो आपको थ्रू आउट स्विट्ज़रलैंड में एक पूरा का पूरा गाँव लैंडस्लाइड, जो पीछे क्लाइमेट चेंज उसका ट्रिगर था, पूरा का पूरा गांव तबाह हो गया था। तो पूरी दुनिया में आपको जो है वो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आपको नजर आते हैं, क्योंकि जितने ममालिक फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं वो उसको कम नहीं कर रहे हैं और रिन्यूएबल्स की तरफ उतनी तेजी से नहीं जा रहे हैं। तो ये अनफॉर्चुनेटली एक न्यू नॉर्मल बनता जा रहा है, लेकिन इसकी अडेप्टेशन पे उस तरह से अगर पाकिस्तान की पर्टिकुलरली बात करें तो काम नहीं आपका हो रहा है, जिसकी वजह से आप इसके साथ कोप नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो 10 साल पहले आपके सैलाब आए थे या 15 साल पहले आए थे। जी। अच्छा, थोड़ा सा ये मुझे बताइएगा कि ज़राअत और खुराक की पैदावार पर मौसमियाती तब्दीली के असरात जो हैं वो कितने हार्मफुल हो सकते हैं, कितने शदीद हो सकते हैं? जी, आप ये देखिए कि जितना आपका जो क्लाइमेट चेंज के एक्सट्रीम वेदर पैटर्न्स अभी हम थोड़े पहले डिस्कस कर रहे थे, उसका इम्पैक्ट एक ये भी है कि आपके जो वेदर पैटर्न्स हैं वो मौसम जो आपके 4 होते थे वो शिफ्ट हो गए। आप ये देखें कि सर्दियां आपकी बहुत कम रह गई हैं और उतनी ठंडी नहीं रही हैं। अब गर्मियां आपकी बहुत प्रोलॉन्ग्ड हैं और बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत उनका ज़्यादा होता है, हीट वेव्स के फिनोमेना आपके ज़्यादा होते हैं। साथ ही साथ आपको ये एक असर भी नज़र आता है कि आलाबारी अचानक से हो जाती है बहुत सारे इलाकों में, फैक्टर बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये आपके ज़राअत को मुतासर करता है डायरेक्टली। आप देखें कि जब यालाबारी भी हुई थी तो आम और इस तरह के जो दूसरे फलों के दरख्त थे उस पर काफ़ी भारी नुकसान हुआ था बहुत सारे किसानों का। इसके अलावा आप ये देखें कि जो शिफ्ट है, क्लाइमेट चेंज का जो शिफ्ट हो गया हुआ है, ये वेदर पैटर्न जो मैं आपको सर्दियों और गर्मियों को और बाहर ना होने के बराबर रह गया आपको मैं बताई थी, इसकी वजह से आप देखें कि 1 से 2 महीने वेदर जो है वो आगे शिफ्ट हो गया हुआ है। किसानों को भी उसी हिसाब से ट्रेन करने की ज़रूरत है कि आप ये देखें कि 1 से 1.5 महीना लेट जो है वो बीज लगाएं, बोएं भी, और हमारे जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, ज़राअत के डिपार्टमेंट है, वो इनको बेहतर इस पर ट्रेन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें कि मौसमियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आपकी हो रही हैं, बहुत एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स हैं। तो ऐसे में जो क्लाइमेट रेजिस्टेंट क्रॉप्स होती हैं, बहुत जिद्दत आ गई है आपकी। एग्रीकल्चर भी आप किस तरह से पौधे उगा सकते हैं, सब्जियां, फल, आपकी जो फसलें हैं वो किस तरह से उगा सकते हैं। बड़े मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें आपका पानी कम इस्तेमाल हो, या फिर इस तरह भी है कि आपके जो एक्सट्रीम वेदर पर मिसाल के तौर पर दर्जा
चारा बहुत ज़्यादा है, तो उस हिसाब से आप कौन सी फसल किस इलाके में लगाएं। तो ये जो बदलते मौसम है, ये जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आपके ज़राअत के ऊपर है, उसी हिसाब से जो हमारे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट्स हैं उनको चाहिए कि नए जो है वो फसलों को लगाने के तरीके बताएं, जो वेदर रेजिस्टेंट क्रॉप्स हों, जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाली हों, जो वहाँ सर्वाइव कर सकें, उस तरह के क्रॉप्स को जो है वो लगाने की ज़रूरत है। अच्छा, बीइंग एनवायरमेंटलिस्ट मरियम, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि हुकूमत और मुतल्लिका इदारों को इन ख़तरात से निपटने के लिए क्या इक़दाम करने चाहिए और शहरियों की क्या जिम्मेदारी है, प्लीज़ ये भी बताइएगा। जी, बहुत ज़्यादा ऐसा काम है जो पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज पे करने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो आप ये देखें, मैं इस चीज़ को बहुत एडवोकेट करती हूँ कि क्रिटिसाइज़ करना बहुत आसान होता है हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड, मिसाल के तौर पर क्लाइमेट चेंज मिनिस्ट्री की हम बात करें या इससे मुतल्लिका इदारों की, जो प्रोविंशियल सब्जेक्ट इन्वायरमेंट है 18th अमेंडमेंट के बाद इन्वायरमेंटल डिपार्टमेंट से, आप ये देखें कि जो भी गवर्नमेंट आती है, अगर उनको टाइम दिया जाए कि वो उसको इम्प्लीमेंट कर सकें, या ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि गवर्नमेंट अपना टेन्योर पूरा नहीं करती, तो आप जो है वो जो टेक्नोक्रेट्स हैं हमारे डिपार्टमेंट्स हैं, वो लॉन्ग टर्म और सस्टेनेबल किस्म के प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि जिस पॉलिटिशियन ने वोट लेने होते हैं वो पॉपुलर किस्म के डिसीजन करते हैं। मिसाल के तौर पर पुल बना दिया या सड़कें बना दी, वो दरख्त लगाने, एफॉरेस्टेशन या क्लाइमेट चेंज की पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए लॉन्ग टर्म आपकी प्लानिंग चाहिए होती है, वो फिर उस तरह के नहीं करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, मवाकी फॉरेस्ट लगाए जाए, एनवायरमेंट को बचाया जाए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद थी माहिर माहौलियात मरियम शबीर अब्बासी, जिनका कहना था कि पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जो है उस पर इम्पैक्ट आया है क्लाइमेटिक चेंजेस का। इदारों की, हुकूमत की इकट्ठी ज़िम्मेदारी है कि इससे निपटा जाए और ऐसी ऐसी चीज़ें की जाएँ, जैसे दरख्त ज़्यादा लगाए जाएँ और ऐसे फॉसिल फ्यूल्स का जो है वो इस्तेमाल कम किया जाए जो कि इन्वायरमेंट को ज़्यादा हैज़र्डस बना रहे हैं। तो इस न्यू नॉर्मल के साथ हमने तो अपनी ज़िंदगी गुजारनी है व्यूअर्स, लेकिन छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम खुशामदीद कहते हैं। आज हमारे मॉर्निंग शो में एक नहायत मुनफरिद और बासलाहियत मेहमान मौजूद हैं। डॉल्फिन फोर्स पंजाब के एहलकार सैयद ज़ैन, ये सिर्फ एक फ़र्ज़शनास पुलिस ऑफिसर ही नहीं बल्कि एक बामकाल और बाकमाल जो है फ़नकार भी हैं। दिन में जराइम पर कड़ी नज़र रखते हैं और रात को अपनी तख्लीकी सलाहियतों से लाहौर की खूबसूरती को कैनवस पर उतार देते हैं। सैयद ज़ैन का फ़न आम पेंटिंग से बहुत मुख्तलिफ है। ये सोने के बारीक व गोल्ड लीफ को इस्तेमाल करके तारीखी इमारतों और कुदरती मुनाजर को नहायत खूबसूरती से पेश करते हैं। शालीमार बाग की नज़ाकत हो या बादशाही मस्जिद की अजमत, इनके फ़न पारे देखने वालों को लाहौर की तारीखी और जमालियात से एक नए मोहब्बत दे जाते हैं। आज हम इनसे जानेंगे किस तरह ये एक पुलिस ऑफिसर के बावजूद जो है अपने शौक़ को ज़िंदा रखे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इनके खूबसूरत जो पेंटिंग्स हैं, इनके फ़न पारे जो है हमारे आज स्टूडियो की ज़ीनत बने हुए हैं, जहाँ उन्होंने मुग़ल एरा को पेंट किया है, जहाँ उन्होंने मुग़ल आर्किटेक्चर को कैनवस में महफूज कर दिया है। तो मैं आज इनको वेलकम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम ज़ैन, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। ज़ैन, इतना खूबसूरत आर्ट वर्क और इतनी मेहनत, और आप हैं वैसे पुलिस ऑफिसर, कैसे बैलेंस करें पेंटिंग और पुलिस की नौकरी को? देखें, जो जहाँ तक बात रही पुलिस की, वो तो मेरा प्रोफेशन है, और जो मेरा आर्ट है ये मेरा पैशन है। तो मैं प्रोफेशन और पैशन को बड़ा बैलेंसली और स्लाइटली लेके चल रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके लिए मैं आप लोग का भी अप्रिशिएट करूँगा कि आप लोग जिस तरह यंग टैलेंट को और जो हमारा आर्ट है उसको प्रमोट कर रहे हैं, मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ। तो मेरे जो डिपार्टमेंट के जो अफसरान हैं, जो मेरे जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं जनाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब, आईजी पंजाब, उन्होंने मेरा जो है ना दौराने पेट्रोलिंग काम मेरा देखा कि मैं कहीं बैठ के ना स्केचेस बना रहा हूँ, तो वो काफ़ी वो इंस्पायर हुए। तो उन्होंने कहा कि यार ये तो आपकी जगह यहाँ नहीं बनती, आप जो एक डिज़र्व करते जगह आपको वहाँ जाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे इसी बेस पे मेरा एनसी में एडमिशन करवाया। अच्छा, हाँ, तो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स में आप पढ़े हैं? एग्जैक्टली। ठीक है। वहाँ से बाकायदा मैं इस चीज़ की प्रॉपर एक ट्रेनिंग लेके आया हूँ। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह फील्ड में इस तरह का मुनफरद आर्ट कर रहा हूँ। तो आपको स्कॉलरशिप भी हमने सुनाई दी है? एग्जैक्टली, उन्होंने सारा मेरा जो है ना वो जो कॉलेज के मामला थे वो सारे उन्होंने देखे हैं। अच्छा। तो बहुत काइंड ऑफिसर हैं।
अच्छा, हाँ, वो यंग टैलेंट को भी बड़ा वो प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीज़ों को बैलेंस तरीके से लेके चल रहे हैं। अच्छा, जो आपका आर्ट हमने देखा है वो सोने के वर्क के साथ आपने इसको नुमाया किया है, तो ये आर्ट, ये थॉट, ये कहाँ से आया कि आप गोल्ड लीफ को इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि गोल्ड लीफ का इस्तेमाल एक तो महंगा भी बहुत है, ऊपर से इसको करने वाले भी बहुत कम हैं। अच्छा देखें, आपने अगर किसी रश में अपनी जगह बनानी है या अपने आप को प्रोमिनेंट करना है तो आपको कुछ यूनिक करना पड़ता है। जैसे कोई सिंगर है वैसे तो वो कॉपी करता रहता है, जो सॉन्ग्स बहुत से जो हमारे लेजेंड्स होते हैं, जो सीनर्स होते हैं, उनके गाने गाते रहते हैं, लेकिन उसकी खुद की शनाख्त नहीं कुछ होती जब तक वो कुछ अपना ना इंट्रोड्यूस करे। तो इसी तर्ज को लेके मैं भी चला हूँ कि मैंने एक यूनिक किस्म का जो आर्ट है उसको मैं मार्केट में लेके आया हूँ, क्योंकि इससे पहले इस तरह का काम नहीं हुआ था। और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल आर्टिस्ट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल पुलिस ऑफिसर और बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न, मैं समझता हूँ कि जैसे हम लोगों की जानो माल की हिफाजत ऑन रोड कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि क्यों ना, अगर मुझे अल्लाह पाक ने सलाहियत दी है तो मैं अपने मुल्क और कौम के लिए कुछ और भी कुछ एक्स्ट्रा करूँ। तो मैंने बस इस चीज़ को ढाल लिया कि जो हमारा ओल्ड हेरिटेज है जितना भी, वो अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा ना टूट फूट का शिकार है, उसको ना काफ़ी चैलेंजिंग का सामना है। तो मैंने कहा क्यों ना मैं इसको अपनी रिस्टोरेशन पे काम होना चाहिए, मैं अपनी पेंटिंग में उसको प्रिजर्व करूं। इवन मेरी जो आर्टिस्टिक जर्नी की जो मीनिंगफुल टैग लाइन है वो भी यही है, फ्रॉम सर्विंग टू प्रिजर्विंग। मतलब सर्विंग टू प्रिजर्विंग, कि मैं ऑन रोड सर्विंग कर रहा हूँ, देन मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ, मैं प्रिजर्व कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने फिर ये इसको प्रिजर्व करना शुरू किया कि यार हमारी जो आने वाली जनरेशन है, आने वाली जो नस्ल है, उसको इस चीज़ का रियलाइज खत्म होते हुए इमारतें देख सकते हैं एग्जैक्टली कि हमारा मतलब ओल्ड हेरिटेज क्या था, हमारा मिरास क्या था, हमारा विरसा क्या था। तो आपने सब जो है लाहौर की तारीखी इमारत को पेंट किया है, उनको महफूज कर दिया है। लाहौर के अलावा भी आप किसी आर्किटेक्चर को पेंट करते हैं कि सिर्फ लाहौर को ही कर रहे हैं? अब बिल्कुल, मैं पहले लाहौर को लेकर चल रहा था, फिर मैंने सोचा कि यार जैसे हम पूरे मतलब मुहाफिज हैं पूरे मुल्क के, तो क्यों ना मैं अपने पूरे पाकिस्तान को पेंट करूं। फिर उसके बाद मैंने शुरू कर दिया, मैंने कराची की जो बहुत ओल्ड हेरिटेज है बिल्डिंग्स, उनको भी पेंट किया है, देन मुल्तान, सरगोदा, इवन जितनी भी हैं, लाहौर को तो मैंने बहुत ज़्यादा पेंट किया ना। फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता जो हमारी जो दूसरी अदर सिटीज़ हैं, मैं उनको भी पेंट करना शुरू कर दिया। हम देख सकते हैं आपके फ़न पारों में वो जो आपकी कहते हैं ना कि एक्सपर्टीज़ हैं वो में नज़र आ रही हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि गोल्ड लीफ आर्ट बनाने में एक जो फ़न पारा होता है वो कितने दिनों में मुकम्मल होता है, क्या इसकी कॉस्ट आती है, और आप एग्जीबिशंस भी कर रहे हैं तो आपको कितना फ़ायदा होता है? देखें, जो जहाँ तक लीफिंग की बात है, जितना ही आर्ट वर्क बनाने का टाइम लगता है उतना ही लीफिंग इंस्टॉल करने का टाइम लगता है। एग्जैक्टली, इसको लीफ को लगाना भी एक प्रॉपर आर्ट है, जो कि हर किसी का काम नहीं है, हर कोई नहीं लगा सकता। इसको बड़ी स्लाइटली बहुत एक एयर टाइट रूम के बीच में रह के आपने अपने आप को बड़ा एक्टिव करके इसको लीफिंग को इंस्टॉल करना ताकि नमी ना आए उसमें। एग्जैक्टली, उसको फिर आपने प्रिजर्व करना है, उसको प्रिजर्व करने का भी तरीका है, तो ताकि वो आपका जो गोल्ड लीफ है वो ख़राब ना हो, वो ब्लैक ना हो वक्त के साथ साथ, तो देन उसके बाद फिर इसके ऊपर हम बल्कि आप अपने साथ एक लीफिंग वाला बोर्ड भी लेकर आए हैं, कैनवस आपने लीफ ऑलरेडी किया हुआ, ये भी आप व्यूअर्स को दिखा सकते हैं आपने किस तरह लीफ किया, उसके बाद आपने किस तरह आप उसको पेंट करने के लिए बिल्कुल किया है। इसको जो बाहर जितने भी आर्टिस्ट हजरात हैं वो प्रॉपर फीस लेते हैं बताने का बिगिनर्स को, लेकिन आपके चैनल के तवज्जो से मैं जो हमारे अगर बिगिनर्स जो इस हमारा ये मॉर्निंग सेगमेंट देख रहे हैं, मैं उनको आपके चैनल के तवज्जो से बता दूंगा, दिखा दूंगा कि किस तरह इसको इंस्टॉल करना है, देन आफ्टर इंस्टॉल इसका इफेक्ट क्या होता है, वो मैं सारा आपको बता देता हूँ अभी। प्लीज़ आप दिखाएं अपना, वो बोर्ड वहाँ पड़ा हुआ था, बल्कि देखिएगा ये हमारा लीफ है। हाँ, ठीक है, थोड़ा सा इस तरफ करें ताकि फ्रेम में अंदर आ जाए, थोड़ा सा इस तरफ करें। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है, ये प्रॉपर शाइन कर रहा है। हाँ, हमारी लीफ इस पे लगी हुई है, बिल्कुल लगा हुआ कि आपने टेक्सचर एक बेस तैयार कर लिया है। बेस। अब हम इसके ऊपर ड्राइंग अपनी ड्रॉ करेंगे, देन फिर ऐसे ऐसे इस पे लेयर बाय लेयर जो हम कलर। इस पे पेंसिल कैसे नजर आती है? इस पे पेंसिल नजर नहीं आती, क्योंकि ये बारीकियां हैं जो मतलब जो लोग पूछते हैं या जो इस चीज में इंटरेस्ट लेते हैं, उनको ही पता चलती है। ये बेसिकली ग्लॉसी होता है, ठीक है, तो ग्लॉस के ऊपर पेंसिल कभी आप भी नहीं कौन सा इस्तेमाल करते हैं? इसके ऊपर या आप चारकोल यूज कर सकते हैं जो कि चारकोल पेंसिल होती है, एग्जैक्टली, जो कि मैट हो,
वो आप यूज़ करते हैं। उसके अलावा देन एक चौक होता है जो हमारा वाइट, हम जो अक्सर कपड़ों की छपाई में भी इस्तेमाल होता है, चौक, वो भी मैट होता है, इसके ऊपर वो भी इंस्टॉल होगा, वो भी पता लग जाएगा। पेंसिल इस पे चलती। और अगर किसी ने स्टेंसिलिंग करनी हो, किसी ने छापना हो, वो भी हो जाएगा, तो वो गुड्डी पेपर रख के उसके ऊपर एग्जैक्टली वो आप उसको कार्बन, वो अपना हम बटर शीट कहते हैं, बटर शीट, उस पर आप अपनी जो ड्राइंग करनी है वो करने के बाद कोई भी पाउडर फॉर्म में कलर में कोई भी ऐसा चीज़ ले लें, कॉटन के साथ, स्पंज के साथ आप स्टेंसिल्स रख के आप उस पाउडर को जब आपने दूसरा जो है वो ऑलरेडी आपने छापा हुआ है वो भी दिखा दिया, मैं आपको दिखा दूं ताकि व्यूअर्स को पता लग जाए कि किस तरीके से आपने जो है वो प्रिंट जो है फॉर्म में रखा हुआ है। ये देखिएगा, ये हमारी लीफ है, ये गोल्ड लीफ है, थोड़ा सा ऊपर दिखाइएगा, ये देखिएगा। हाँ, इसको इंस्टॉल करने का प्रॉपर एक तरीका है कि आपने लीफ को नहीं पकड़ना। वही फर्क होता है जो मिठाइयों पे होता है। एग्जैक्टली, ये वही वर्क है, वही फर्क है, ये वही वर्क है। ये देखिएगा, आपने इसको बड़े स्लाइटली एयर टाइट रूम के अंदर रह के इसको इंस्टॉल करना है। अच्छा, इस तरह आप अच्छा हाथ भी नहीं यूज करें, आप पेपर के जरिए आपने ये देखिए हो गया। अब देन इसके ऊपर आपने यही पेपर रखना है, आपने इसको मर्ज कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये जी लीफ हमारा इंस्टॉल हो गया। ठीक है। अच्छा, आपने कहीं कहीं देखा है जो नॉर्मल पेंटिंग्स में कहीं कहीं आपका ज़्यादा इफेक्ट आ रहा है, कहीं की टेक्सचर कम आ रहा है, तो उसके ऊपर इसके ऊपर भी पेंट हो सकता है? एग्जैक्टली, इसको इम्प्रेशनिज्म हम कहते हैं, जो कि हम फ्लैटनेस चीज़ को ख़त्म करते हैं। एक फ्लैट चीज़ ना थोड़ी सी वो आंखों को डिस्टर्ब करती है, अच्छी लगती है। एग्जैक्टली, आप उसमें अगर कुछ रबिंग करें, कुछ कलर आप अप्लाई करें, उसके साथ खेलें, ठीक है, उसके अंदर इंप्रेशनिज्म लेके आए, कमर्शियल चीज़ से थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, तो वो एक अच्छी चीज़ लगती है, वो आर्ट वर्क लगता है। तो ये मुझे दिखाएगा कि आप क्या पेंट कर रहे हैं। ये देखिएगा, ये मेरी अपनी कंपोजिशन है जो कि वजीर खान, ये भी सीधा आप करें ताकि जो है व्यूअर्स देख सकें कि आपने क्या जो है वो स्टेंसिलिंग इस पे की हुई है। हाँ। वजीर खान मस्जिद की एक कंपोजिशन है, ये गुंबद है वजीर खान मस्जिद एग्जैक्टली, इसको मैंने अपनी कंपोजिशन में मैं बनाने जा रहा हूँ, जो कि मेरा अपना स्टाइल होगा, मेरा अपना थीम होगा। अच्छा, मेरे एक थीम के पीछे एक और ये मकसद है कि जो ऐसे लोग हैं जो जिनको अपने विरसे का नहीं पता, अपने मिरास का, ओल्ड हेरिटेज का नहीं पता, उनके दिलों में मेरे आर्ट के थ्रू एक लगन पैदा हो रही है, अपने ओल्ड हेरिटेज के साथ एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है। तो मेरा ये आर्ट वर्क जो है ना, लोगों के जहनों में एक आइडिया क्रिएट करता है कि यार अपने ओल्ड हेरिटेज के साथ मोहब्बत कर रहा हूं, रिस्टोर कर रहा हूं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ड्यूटी के बाद कितना टाइम लगता है आपको एक पेंटिंग कंप्लीट करने में, कितने दिन? अगर तो मैं नॉर्मल पेंटिंग बनाऊं तो वो तो 2 से 3 दिन में बन सकती है। ठीक है। अगर मैं अपनी इस मखसूस आर्ट की तरफ जाऊं तो ये ऑलमोस्ट कोई 10 to 15 डेज एक पेंटिंग को रिक्वायर्ड है। और आप 2-2, 3-3 घंटे रोज देते मैं हैं? बिल्कुल, मैं ये इवन ये मेरी रूह की ग़ज़ा है। मैं ड्यूटी से आके तो जब तक ये मैं ना कर लूँ तो मुझे वो जो अंदर का इंसान है ना वो राज़ी नहीं होता। तो मैं फिर आके डेली बेस पे 2 से 3 घंटे जब तक मैं फ्रेश होता हूँ, मतलब इसको मैं कर लेता हूँ, तो उसके बाद फिर दोबारा अपने घर। अच्छा, डिपार्टमेंट में आप पुलिस की नौकरी कर रहे हैं, आपको लोग कैसे देखते हैं? क्या ये कहते हैं कि भाई तुम इस पे ज़्यादा फोकस कर रहे हो और अपनी जो तुम्हारी जो मेन चीज़ है उस पर फोकस नहीं कर रहे, जो कि पुलिस की एक जॉब है, बहुत आपको पता ही है, बहुत सेंसिटिव जॉब होती है बहुत। अच्छा, इसमें भी ना लोग अप्रिशिएट करते हैं कि यार मतलब आप किस तरह अपने आर्ट को टाइम दे रहे हैं, क्योंकि ड्यूटी तो आपकी टफ है, वहाँ से तो कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, और वहाँ से मतलब ज़ीरो टॉलरेंस है कंप्रोमाइज़ का, तो वहाँ पे प्रॉपर अपनी ड्यूटी देने के बाद मतलब इसको करना, तो ये भी एक मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह पाक का एक मौज़ा है, ये उसने मुझे इस चीज़ के लिए चुना हुआ है कि मतलब मैं वहाँ से थका होता हूँ अपनी ड्यूटी से, और जब तक मैं ये ना के कर लूँ तो मैं फ्रेश नहीं होता, एनर्जी आपकी और जो होती है यूटिलाइज नहीं होती। मैं अपने कलर्स के साथ खेलता हूँ, लीफिंग लगाता हूँ, तो एक बड़ा एक अच्छा किस्म का एक सिनेरियो सा क्रिएट। अच्छा, पहले आर्ट जो होता था ना वो इतना एक्सपेंसिव नहीं था, मगर अब आर्ट वर्क्स के अलावा जो आर्ट की सप्लाईज हैं बहुत एक्सपेंसिव हो चुकी हुई हैं। तो ये जो सप्लाई जो आप पेंटिंग्स यूज़ करें, पेंट, कलर, एक्रेलिक्स, तो कितनी मालियत की आती हैं और कैसे आप उसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाते हैं? देखिए, इसमें अनफॉर्चुनेटली कि हमारा अलमिया ये है कि जो प्रोडक्शन है या कोई इस तरह का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो हमारे मुल्क में नहीं हो रही। आपको इंपोर्टेड चीजें उठानी पड़ती हैं, हम इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें फिर टैक्सेस अप्लाई होते हैं। जब टैक्सेस अप्लाई होंगे तो ऑब्वियसली फिर आपको उसका। एक पेंट की कीमत क्या है? इसमें ना कैटेगरीज हैं, ठीक है, स्टूडेंट लेवल की कुछ और होती हैं, प्रोफेशनल की, देन मास्टर लेवल की। इसमें 2-3 किस्म की कंपनीज हैं जो कि मैरिज कंपनी है, वो स्टूडेंट लेवल के लिए बनाई गई है। जैसे एक पेंट है, अगर आप प्रोफेशनल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यूअर्स देख लें, हमने तो उनके लिए स्पेशली सेगमेंट डिज़ाइन किया है, वो देख सकते हैं कि हमारा एक कैनवस के ऊपर कितना सप्लाई लग सकता है।
देखें, एक कैनवस के ऊपर ऑलमोस्ट कोई 5 से कोई 8,000 के करीब आपका मटेरियल कॉस्ट आती है। ठीक है, मटेरियल कॉस्ट है इवन, मतलब कि 10,000 की तो सिर्फ मटेरियल कॉस्ट आ गई, बाकी आपकी अपनी, बाकी जो आपने अपनी स्ट्रगल करनी है, आपने अपनी कंपोजिशन बनानी है। देखिए जो कॉपी वर्क होता है ना, कॉपी वर्क कोई भी काम वो बहुत सस्ता होता है, वो आप कहीं किसी भी मार्केट से जाके आप ऐसे। जल्दी से बताएं, अपनी एग्जीबिशन कब कर रहे हैं? मेरी ऑलरेडी एग्जीबिशन हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मेरी अलहमरा में एग्जीबिशन हुई है और 2-3 और पाकिस्तान के नामवर आर्ट गैलरीज है जाके मेरा अभी काम अवेजा है, जिसमें सेरेफरिस आती है हमायल आर्ट गैलरी, वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम डिस्प्ले है। रिवाइवर्स आर्ट गैलरी है, मतलब पाकिस्तान की काफ़ी आर्ट गैलरीज हैं जाके मेरा काम। थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है सैयद ज़ैन जो कि पुलिस ऑफिसर है। उनके साथ साथ आज हमने देखा कि उनके अंदर कितनी बड़ी जो है वो एक्सपर्टीज़ है, तख्लीकारी है। उन्होंने पाकिस्तान के डिफरेंट हिस्सों को जो है प्रिजर्व किया है, ख़ास तौर पे मुग़ल आर्ट को किया है, और पाकिस्तान के ऐसे कोनों को उन्होंने पेंट किया है जो अब जो हैं बिल्कुल मस्मार हो चुके हुए हैं। तो रिस्टोरेशन का जो काम है आप उनके फ़न पारों में देख सकते हैं। छोटी सी ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। आप देख रहे हैं नियो पाकिस्तान। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम वेलकम कहते हैं। पाकिस्तान ने एक बार फिर जो है ना ई स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी धाक बिठा दी है और इसका सहरा जाता है पाकिस्तान के नामवर ई गेम्स अरसलान ऐश को, जिन्होंने अपनी शानदार महारत और नाकाबिले शिकस्त अज़म के साथ जो है 6ठा इवो टाइटल अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, इवो टेकन एट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में अरसलान ने अपने ही वतन और आलमी शोहरत याफ्ता खिलाड़ी आतिफ भट्ट को शिकस्त दी और एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो पहले किसी ने नहीं किया। 4 बार टेकन 7 चैंपियनशिप बनने वाले पहले प्रोफेशनल गेम्स बन गए और अरसलान इससे पहले जो है इवो लॉस वेगास 3 बार और इवो जापान 2 बार जीत चुके हैं। इस बार जो है वो जीत को और भी यादगार बनाया गया। यह हकीकत है कि दोनों फाइनलिस्ट पाकिस्तानी थे। एक लम्हा जो पूरी दुनिया को ये बता रहा था कि टेकन की दुनिया पर राज करने वाले अब लाहौर, फैसलाबाद और पाकिस्तान की गली कूचों से निकलते हैं। मैच के बाद गुफ्तगू में अरसलान का कहना था कि हम दोनों ने इसके लिए बहुत मेहनत की है, हमें एक दूसरे का सामना करना था और मैं जानता था कि आतिफ दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ियों में से एक हैं। हम रोज़ जो हैं वो एक दूसरे से खेलते हैं और एक दूसरे की कमज़ोरियों को बखूबी जानते हैं। ये मुकाबला महज 2 खिलाड़ियों का नहीं था बल्कि ये पाकिस्तान के गेमिंग टैलेंट, मेहनत और लगन का आलमी ऐलान था। 2500 से ज़ायद खिलाड़ियों में से टॉप पर आना और टेकन वर्ल्ड 2 और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप को क्वालिफायर में जगह बनाना, ये सिर्फ एक जीत नहीं बल्कि एक तहरीक है इन तमाम नौजवानों के लिए जो ई गेम्स को महज एक शौक नहीं बल्कि एक संजीदा करियर बनाना चाहते हैं। पाकिस्तानी परचम एक बार फिर ई स्पोर्ट्स के मैदान में सबसे ऊंचा लहराया गया और इसके पीछे 2 खिलाड़ी वो जो दिन रात मेहनत की और जीत के अज़म के साथ पाकिस्तान का नाम रोशन किया। अरसलान ऐश, आपने एक बार फिर ये साबित कर दिया कि पाकिस्तान लेवल अप है। तो ई गेम्स के साथ जो है ये हमने सोचा कि आपको एक खबर दें और इस खबर के साथ छोटी सी ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप हमारे साथ रहें। नियो पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम वेलकम कहते हैं। थोड़ी सी नज़र डालते हैं ग्लोबल इकॉनमी की तरफ और अमेरिका और भारत के दरमियान तजारती ताल्लुकात एक नए तनाव का शिकार हो गए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत से दरामदात पर मजीद 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद मजमूई टैरिफ की शरह 50% तक पहुँच गई है। ये फैसला एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत लिया गया जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया था कि भारत बराह रास्त या बिलवास्ता रूस से तेल दरामद कर रहा है। ट्रंप के मुताबिक ये इकदाम ज़रूरी और मुनासिब है ताकि रूस के लिए माली वसाइल की फराहमी को रोका जा सके, खास तौर पर यूक्रेन जंग के पस मंज़र में। दूसरी जानिब जो है भारत का मौक़िफ़ है कि रूस तेल की खरीदारी उस वक्त शुरू हुई जब मगरबी ममालिक ने तवानाई की सप्लाईज का रुख यूरोप की तरफ मोड़ दिया था और उस अमल की इब्तिदा अमेरिका की हौसला अफजाई से हुई थी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका ने पाकिस्तान पर भी मौसूलात में रद्दोबदल किया है और मौजूदा 29% से कम करके 19% कर दिया है, जबकि दीगर ममालिक के मुकाबले में भारत पर सबसे ज़्यादा टैरिफ आयद किया गया है। इस पेशरफ्त ने न सिर्फ अमेरिका भारत तजारती ताल्लुकात बल्कि आलमी तवानाई और जोग्राफिया सियासत पर भी कई सवालात खड़े कर दिए हैं। तो इस पूरे चीज़ को डिस्कस करेंगे आज और डिस्कशन के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट और उनका नाम है इरफान मुफ्ती साहब, जिनको मैं शो में पहले भी वेलकम कर चुकी हूँ और आज भी वेलकम कर रही हूँ। जी, अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं जी? बिल्कुल सर, शुक्रिया। ठीक ठाक सर। भारत पर जो टैरिफ को 50% कर दिया गया है, तो आप क्या समझते हैं कि ये इकोनॉमी पर कितना बुरा अफेक्ट करेगा? बहुत शुक्रिया जी। ये जो फैसला किया है ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने, इसके दो एस्पेक्ट हैं। एक तो इसका सियासी पहलू है और एक इसका माशी पहलू है। सियासी पहलू तो बड़ा वाज़ेह है कि जब से रशिया और यूक्रेन की वॉर शुरू हुई है, दुनिया आहिस्ता आहिस्ता फिर दो बड़े जंगी ब्लॉक्स में तकसीम होती नज़र आ रही है, जिसमें यूरोप के साथ अमेरिका और उसके अलाइज हैं, और रशिया के साथ इस वक्त चाइना और दीगर ममालिक उसका साथ दे रहे हैं। चूँकि अमेरिका अपनी डिप्लोमेसी में रशिया को इस पर कायल तो ना कर सका कि वो फौरी जंग बंदी कर सके, तो उसने फिर ये रास्ता इख्तियार किया है कि जो रशियन एलाइज हैं या जो रशियन इकोनॉमी को सपोर्ट कर रहे हैं, उनको वो इस तरह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनके ऊपर उनको हिट करे। ये सियासी पहलू लगता है कि रफ्ता रफ्ता दुनिया एक दफ़ा फिर रशिया और यानी प्रो रशिया और एंटी रशिया ब्लॉक्स में तकसीम हो जाएगी। ये तो इसका सियासी पहलू है। जो इसका मौशी पहलू है वो बड़ा अहम है। जो इंडिया और अमेरिका की ट्रेड है वो बहुत ज़्यादा इंडिया की फेवर में है इस वक्त। अगर आप इसका तजिया करें तो पिछले 4 सालों में ये जो इंडिया की एक्सपोर्ट्स हैं टू अमेरिकन मार्केट, वो कोई $60 बिलियन से बढ़ते हुए जिसमें $91 बिलियन पर पिछले साल इन्होंने ट्रेड की है अमेरिकन मार्केट के साथ। जबकि जो इंडिया इंपोर्ट करता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स, वो तकरीबन इस वक्त भी कोई $40 बिलियन की है। तो इस तरह से देखा जाए तो तकरीबन कोई 50 से $60 बिलियन का फेवर मिलती है इंडिया को अपनी ट्रेड में अमेरिका के साथ। अच्छा, इस फैसले के दो असरात होंगे। एक तो जाहिर बताया कि इंडियन जो ट्रेड या एक्सपोर्ट्स हैं टू अमेरिकन मार्केट, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी और इंडिया को उसमें ज़्यादा टैरिफ पे करना पड़ेगा। और इसमें ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स हैं उसमें फार्मास्यूटिकल है, ज्वेलरीज हैं, प्रेशियस स्टोन्स हैं, आईटी और टेक्सटाइल्स सर्विसेज हैं हैं। टेक्सटाइल भी है और आईटी में तो पिछले साल ने $33 बिलियन अमेरिकन मार्केट को एक्सपोर्ट किया। तो ये इसका बड़ा असर इंडियन इकोनॉमी पर पड़ेगा कि उनको ज्यादा टैरिफ पे करना। लेकिन इसका दूसरा असर अमेरिकन मार्केट पर भी पड़ेगा, क्योंकि वहाँ जो कंज्यूमर जो इंडियन प्रोडक्ट खरीदते हैं उनके लिए प्राइसेस में कोई 40 से 50% इजाफा हो जाएगा। इसका असर जो है अमेरिकन कंज्यूमर्स को भी जाएगा। सो देखा जाए तो ट्रम्प जो है वो कोशिश ये कर रहे हैं कि किसी तरह इंडिया को इस प्रेशर में डालकर जो इंडिया की पॉस्चरिंग है टुवर्ड्स रशिया उसको किसी तरह से कम कर सकें और उसको वापस अपने ट्रेड ब्लॉक में लाएं। इस यही वेपन इन्होंने चाइना के साथ भी इस्तेमाल किया है और दीगर ममालिक के साथ भी वो कर रहे हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करेंगे कि दुनिया की जो ट्रेडिंग मार्केट है उसमें अमेरिकन इन्फ्लुएंस बढ़ सके। तो इसके असरात तो लेकिन एक अहम इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये जो चेंज आया है अमेरिकन पॉलिसी में टुवर्ड्स इंडिया, ये बड़ा सिग्निफिकेंट है। ये चंद साल तक तो ये बिल्कुल इंडिया की फेवर में था और पूरी तरह से इंडिया को वो अपना स्ट्रेटेजिक पार्टनर डिक्लेयर कर चुके थे और उसके लिए वो तमाम फेवर्स देते थे इंडिया को। लेकिन ये जो शिफ्ट आया, ये यकीनन अमेरिकन पॉलिसी जो ग्लोबल जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर बड़ी वजाहत करता है। और साथ साथ अमेरिका का जो फ्यूचर ट्रेडिंग प्लान है उसका भी इजहार है कि भाई अगर आपने अमेरिका के साथ ट्रेडिंग करनी है तो आप अमेरिका को इक्वल पार्टनर के तौर पर लेंगे। अमेरिका से सिर्फ फेवर नहीं आप ले सकते। बिल्कुल इरफान मुफ्ती साहब, आप जैसे आपने बात की है पॉलिटिकली भी, सोशली भी, इकोनॉमिकली भी इतना बड़ा चेंज आया, इतना बड़ा शिफ्ट ड्राफ्ट हुआ है इंडिया के अगेंस्ट। मुझे बताएगा कि 50% अगर टैरिफ लगता है तो एक्सपोर्ट्स तो फिर कम होनी चाहिए, मगर आप कह रहे हैं कि इम्पैक्ट इसका ह्यूज होगा और एक्सपोर्ट्स जो है वो ज़्यादा भी बढ़ सकती हैं। देखिए, इसका जाहिर होता है कि इसका इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर आएगा, क्योंकि जो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें इजाफा होगा, उसमें एक एक्स्ट्रा टैरिफ ऐड हो जाएगा। ये मामलात होंगे। और जो इंडिया फॉरेन एक्सचेंज अर्न करता है अमेरिका से, जैसे मैंने कहा $91
बिलियन डॉलर पिछले साल उन्होंने ट्रेड से अर्न किया है, अमेरिकन ट्रेड से। तो इसमें डेफिनेटली कमी आएगी और इंडियन इकोनॉमी इस वक्त वैसे ही स्ट्रगल कर रही है। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं, यूक्रेन वॉर के बाद भी इनको मसाइल हुए हैं, और जो पाकिस्तान इंडिया के साथ मामला खराब हुए हैं चाइना के साथ, उससे भी इंडियन इकोनॉमी पर काफ़ी वाज़े असरात हुए हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडियन इकोनॉमी इस वक्त बहुत प्रेशर में है और उसकी कॉस्ट उसको पे करनी पड़ेगी। और ये बुनियादी वजह है कि मेरा ये ख्याल है कि जो इंडिया से एक्सपेक्टेशन थी अमेरिकन जो यूएस एम्पायर की कि वो इस रीजन में उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकेगा, मुझे लग रहा है कि वो शायद उनकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई है। नतीजा ये है कि उन्होंने इंडिया के पर अपनी पॉलिसी में बहुत बड़ा शिफ्ट वो ला रहे हैं, और शायद उसकी बजाय वो पाकिस्तान और दीगर ममालिक के साथ अपने आप को ज़्यादा वो करेंगे, फेवरेबल बनाएंगे इस पॉलिसी को। तो इसके असरात मुझे लगता है इस खित्ते में बहुत पॉजिटिव होंगे। अच्छा सर, ये भी बताएगा कि अमेरिका के इस इकदाम से आलमी तजारती जो बैलेंस है और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO के कवानीन पर क्या और इम्पैक्ट पड़ सकता है? क्या ये जो ट्रेड है ये शिफ्ट हो जाएगी टू द कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, वियतनाम, चाइना, कि ये इंडिया के साथ ही चीज़ें बरकरार रखेंगे? नहीं, मेरा ख्याल है कि एक तो WTO जो है वो एक वॉलंटरी फ्रेमवर्क है, वो कोई बाइंडिंग नहीं है। उसमें ये है कि अगर आप करते हैं उन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जरिए तो फिर वो आपको कुछ मराद भी दिलवाते हैं, लेकिन अगर आप नहीं भी करते तो कोई सैंक्शंस नहीं है उसके हवाले से। सो एक तो ये बुनियादी है कि ये न्यूट्रल जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी जो फ्रेमवर्क है वो बाइंडिंग नहीं है। दूसरा ये है कि डेफिनेटली आपने जिस इशारा किया कि जो इंडिया से वो इंपोर्ट करते थे, वो लगता ही है कि वो आहिस्ता आहिस्ता दीगर मार्केट्स की तरफ वो जाएंगे। इसकी वजह से जैसे मैंने कहा कि इंडियन ट्रेड जो है अमेरिकन मार्केट में उसमें कमी आ सकती है। उसकी बड़ी वजाहत जैसे मैंने की है कि जो अगर कंज्यूमर एक चीज $10 की इंडियन प्रोडक्ट खरीदता था अमेरिकन मार्केट में और वो आज $15 की उसको खरीदनी पड़ रही है, तो शायद वो उसकी बजाय वो किसी और प्रोडक्ट को प्रेफर करेंगे। सो इसके असरात तो डेफिनेटली, लेकिन इसमें एक अहम पहलू ये भी है कि जो इंडिया इंपोर्ट करता है अमेरिकन प्रोडक्ट्स, उसके ऊपर उसका ट्रेड टैरिफ बहुत हाई होता है। तो ये भी अब इंडिया को शायद प्रेशर वो डालेंगे कि जो अमेरिकन एक्सपोर्ट्स हैं टू इंडियन मार्केट, उसके ऊपर जो टैरिफ वो चार्ज करते हैं वो कुछ मामलात में तो शायद 80% भी है, कुछ में 70% है, कुछ में 60% है। तो ये भी एक बड़ी वजह थी कि अमेरिका पहले तो ये फेवर देता रहा है इंडिया कि वो अपनी प्रोडक्ट्स सस्ते दामों अमेरिकन मार्केट में बेचें, और जो अमेरिकन प्रोडक्ट्स हैं वो ज़्यादा महंगे दामों में इंडियन मार्केट में मैसर होती थी। तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा बैलेंस होगा कि इंडिया को भी अपने टैरिफ रिव्यू करने पड़ेंगे। इंडिया बहुत सारी चीज़ें अमेरिका से मंगवाता है, इसमें न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी उन्होंने इंपोर्ट किए अमेरिका से। फिर इसके अलावा कुछ उनकी इंपोर्ट्स हैं अमेरिकन, इसमें फार्मास्यूटिकल भी है, लेकिन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक के इक्विपमेंट्स हैं। तो मुझे लगता ये है कि इंडिया को वो टैरिफ नीचे लाना पड़ेगा। तो इंडिया की जो बैलेंस ट्रेड है अमेरिका के साथ, वो अब मुझे लगता है इस वक्त वो जैसे मैंने कहा $60 बिलियन सरप्लस में है, इंडियन फेवर में है, लेकिन ये कम होगी। और जो इंडियन इकोनॉमी इससे बेनिफिट लेती थी इस ट्रेड सरप्लस से, उसमें बहुत वाज़ेह कमी आने के इम्कानात हैं। और ये शिफ्ट होगा, आपने जैसे कहा कि फार ईस्ट की तरफ जाएगा। ये ऑब्वियसली जब ट्रेड ऐसी होती है तो ऑब्वियसली उन कंट्रीज में जाया जाता है जहां लेबर सस्ती हो, जहां कॉस्ट प्रोडक्शन सस्ती हो, ताकि फायदा हो सके। सर, दूसरी बात मैं आपसे करूंगी कि अमेरिका की जानिब से पाकिस्तान पर जो टैरिफ है 29 से 19% कर दिया गया है, तो इसका क्या मतलब है अगर हम सोशली बात करें, इकोनॉमिकली बात करें, और अगर हम पॉलिटिकली भी बात करें? उसका बड़ा वाज़े मतलब ये है कि अमेरिका इस वक्त पाकिस्तान को एक इम्पॉर्टेंट अलाई बनाना चाहता है इस खित्ते के अंदर। और उसकी बड़ी वजह जैसे मैंने पहले भी कहा था कि रशिया, चाइना और उसके जो अलाइज का इस रीजन में एक बड़ा स्ट्रॉन्ग अलाइनमेंट हुई है, और उसमें ट्रेडिंग अलाइनमेंट भी है, और इसके अलावा सिक्योरिटी के मामलात भी एक दूसरे के साथ उन्होंने जोड़े हैं। अभी जो SCO कॉन्फ्रेंस है वो मेरे ख्याल में 31 अगस्त को हो रही है
वो बेसिकली चाइना लेड अलायंस है, जिसके अंदर रशिया भी है, इसमें इंडिया भी है शामिल, पाकिस्तान भी है। तो मुझे ये लग रहा है कि अमेरिका समझता है कि इस रीजन की पॉलिटिक्स आहिस्ता आहिस्ता चाइना के फेवर में जा रही है या किसी हद तक रशियन फेवर में है, तो उसको वो चाहेंगे कि इस खित्ते के अंदर नए अलाइज बनाएं, सिर्फ इंडिया के ऊपर सारा रिलाई ना करें, वो पाकिस्तान करें। और मुझे ये लगता है शायद इसके इम्कानात अभी कम हैं, लेकिन फ्यूचर में मैं इसको देख रहा हूँ कि ईरान के साथ भी वो आहिस्ता आहिस्ता कोई डील की तरफ जाएंगे, और ईरान को भी वो इस खित्ते के अंदर कम से कम अगर अपना एलाई नहीं तो अपना एनिमी शबनाम वो रखें। सर, द टाइम इज वेरी लेस। आई वांट टू आस्क यू वन क्वेश्चन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे फैसलों से जो एशियाई स्टॉक मार्केट्स हैं और करेंसी रेट्स पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये बेहतर होगा, ये बेहतर होगा, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका ने बहुत सारे मुल्कों को फेवर भी दी है, कुछ को पर टैरिफ ज्यादा किया तो कुछ पर कम भी किया है। इससे लगता यह है कि वो जो आपने भी बात कही है ना कि एशिया के अंदर वो नई अलाइनमेंट बना रहे हैं, इकोनॉमिक भी, ट्रेड भी, सिक्योरिटी अलाइनमेंट्स भी बना रहे हैं, तो उसके फायदे डेफिनेटली एशियन मार्केट पर होंगे। देखिए, एक बात को जहन में रखिए कि वो इंडिया पर ट्रेड की पाबंदी नहीं लगा रहे, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो ट्रेड खत्म नहीं कर रहे, उसके ऊपर अपनी शराइत बढ़ा रहे हैं। इसी तरह दीगर ममालिक के साथ भी वो कर रहे हैं। सो लगता ये है कि वो एशिया में चांसेस दे रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज को ग्रो करने का। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। हमारे साथ मौजूद है इकोनॉमिस्ट इरफान मुफ्ती साहब, जिनका कहना था 50% जो टैरिफ बढ़ा है, जो इंडिया के लिए खास तौर पर बढ़ाया गया है, वो इसलिए नहीं कि ट्रेड खत्म कर दी जाए, मगर इसलिए कि बाकी तमाम ममालिक को भी मौका दिया जाए कि अपनी एक्सपोर्ट्स को वो बेहतर बना सकें। अगर एक्सपोर्ट्स बेहतर होंगी तो पॉलिटिकली, सोशली, इकोनॉमिकली जो है मुल्क जो है वो मुस्तहकम होगा, जो कि पाकिस्तान के लिए 29% से 19% तक जो टैरिफ है उसका उन्होंने कमी की है, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बेहतर हो सकती हैं। व्यूअर्स, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से हम वेलकम कहते हैं। थोड़ी सी बात करते हैं खूबसूरती के हवाले से। ख़वातीन के लिए ये फेवरेट सेगमेंट होता है कि हर औरत ही चाहती है कि वो 10 मिनट में खूबसूरत कैसी नज़र आए। तो खूबसूरत और ताज़ा नज़र आना हर किसी की ख्वाहिश होती है, मगर ब्यूटी सैलून के महंगे तरीन पैकेजेस और वक्त की कमी अक्सर इस ख्वाब को जो है वो अधूरा छोड़ देती है। लेकिन अगर आप खूबसूरत बनना चाहते हैं तो 10 मिनट का ऐसा आजमूदा आज हम फॉर्मूला आपको बताएंगे, जिससे आप ना सिर्फ खूबसूरत नजर आएंगी बल्कि कहते हैं कि चेहरे पर निखार आ जाएगा। तो यकीनन आप हैरान रह जाएंगी कि कुदरती अज्जा से तैयार होने वाले ये तरीके ना सिर्फ आपकी जिल्द को चमकदार और नरम मुलायम बनाते हैं, बल्कि महंगे तरीन केमिकल्स के इस्तेमाल से ना सिर्फ स्किन को नुकसान पहुंचता है, बल्कि बाय द एंड ऑफ द डे आप भी समझते हैं कि हमने ये क्यों नुस्खा इस्तेमाल किया। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं हमारी एक्सपर्ट, स्किन एक्सपर्ट। उनके आपने प्रोडक्ट्स देखे हैं, उनकी वीडियोस लाइक की हैं और उनके रेमेडीज़ को आप लिखते भी हैं, और आज भी हम चाहते हैं कि आप प्लीज़ जॉट डाउन करें। तो हमारे साथ मौजूद हैं आपा नैयर ज़करिया साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपा 10 मिनट में स्किन को निखारने वाला कौन सा फॉर्मूला आप लेकर आई हैं आज? हाँ जी बिल्कुल, क्योंकि ख़वातीन जो है वो आपको पता है कि जल्दी जल्दी अगर कहीं जाना है, पार्लर जाने का टाइम नहीं है, या अपनी स्किन की उस तरह से केयर नहीं कर पाई हैं, तो 10 मिनट के अंदर आज मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप सिर्फ ये एक प्रोडक्ट को बना के आप 10 मिनट के अंदर कंप्लीट फेशियल कैसे कर सकते हैं। अच्छा, 10 मिनट के अंदर अंदर आपने जो अपनी स्किन की ट्रीटमेंट करनी है, उसके लिए हमें चाहिए है तकरीबन 1 टीस्पून के करीब हम लेंगे मैदा। मैदा आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टीज़, क्वालिटीज़ होती हैं इसके अंदर। हाफ टी स्पून हम लेंगे मूली के बीजों का पाउडर। मूली के बीजों का पाउडर, क्योंकि इसकी ये क्वालिटी है कि ये आपकी स्किन टोन को लाइटर करता है, पिगमेंटेशन को रिमूव करता है, ब्लैक हेड वाइट हेड को रिमूव करके, और आपके बालों की कलर की जो टोन है ब्लैक कलर को बहुत लाइट लेके आता है। इसकी ये प्रॉपर्टीज है। हाफ टी स्पून ब्लीचिंग प्रॉपर्टीज है। हाफ टी स्पून हम इसके अंदर ये डालेंगे, और इसके अंदर जो है वो हम सिरके के अंदर हम इसको जो है वो बनाएंगे। ठीक है, सिरका आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त जो है वो आपकी स्किन के लिए जो है वो इसके बेनिफिट्स हैं। तो ऑर्गेनिक सिरका लेना है आपने आम जो है वो सिरका सिंथेटिक, हाँ जी, जिसको एप्पल साइडर कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर हम सिरका डालेंगे, और थोड़ी सी ही इसके अंदर हम लेमन जूस, 3 से 4 कतरे लेमन जूस के, और तकरीबन 1/4 टीस्पून के करीब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा। अच्छा। बेकिंग सोडा आपके ब्लैक हेड, वाइट हेड्स वगैरह को जो है वो सॉफ्ट करता है और स्किन को नेचुरली एक्सफोलिएट करता है। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो है वो रेडी हो गया 10 मिनट ब्यूटी प्लान।
इसको हम जो है वो अपने फेस के ऊपर लगाएंगे। थोड़ा सा जो है ये अगर सख्त है तो आप इसके अंदर थोड़ा सा जो है वो दही या सिरका ही आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि इसकी पेस्ट आपने इस तरह से बनानी है कि ये बहुत जो है वो एक क्रीमी सा टेक्सचर इसका बन जाए। ठीक है, ठीक है। ये वाली जो पेस्ट है, ये वाली जो आपकी स्किन पॉलिश है, 10 मिनट के अंदर अंदर आपकी स्किन की डीप पोर क्लिनजिंग करेगी, आपके ब्लैक हेड वाइट हेड्स को सॉफ्ट करेगी, आपके बालों की कलर टोन को लाइटर करेगी। 8 मिनट के लिए लगा रहने दें। 8 मिनट के बाद जो है वो 2 मिनट आप इस पेस्ट को मसाज करते हुए वॉश कर दें। ठीक है। इसके साथ क्या होगा, आपकी सारी डेड स्किन, डेड लेयर, ब्लैक हेड, वाइट हेड्स रिमूव करके ये आपको 10 मिनट के अंदर अंदर एक कंप्लीट फेशियल के जो है वो इसके साथ रिजल्ट मिलेंगे। नेचुरल है, कोई इसके अंदर केमिकल वगैरह इस तरह की चीज जो है वो एड ऑन नहीं है, अमोनिया फ्री है, अमोनिया फ्री है। तो ये नेचुरल आपकी जो है वो स्किन पॉलिश जो रेडी है, जो कि 10 मिनट में आपको कंप्लीट फेशियल के रिजल्ट देगी। ठीक हो गया। तो इसके बाद ये है कि आपकी स्किन जो है वो नीट क्लीन हो गई है, ग्लो हो गई, ग्लो कर रही है। काफी लड़कियों के ना चेहरे पे बाल होते हैं, हाँ जी, और वो फिर नहीं छुपते क्योंकि उनको फिर ब्लीचिंग एजेंट पे जाना पड़ता है, ब्लीच ज्यादा इस्तेमाल करती हैं। तो उनके लिए आपके पास क्या है? उसके लिए है कि जिन बच्चियों के जो है वो चेहरे के ऊपर जो है वो, अच्छा ये मज़े की बात जो है कि इसी पॉलिशर के अंदर आप अगर एक चुटकी फटकड़ी की ऐड कर देते हैं तो ये आपके जो बाल हैं उसको जब आप इसको मसाज करते हुए बट्टियां बना के उतारेंगे तो आपके जो फेशियल हेयर्स हैं, जो नरम बाल हैं, इसके साथ वो भी रिमूव होंगे। अच्छा। और जो है वो फिर बहुत लेट आएंगे बाल। ठीक है। दूसरे नंबर पे एक रेमेडी शेयर करती हूँ कि जिन बच्चियों ने अभी वैक्सिंग या थ्रेडिंग वगैरह नहीं करवाई तो उनके लिए जो है वो आपने क्या करना है, कुश्ते शीरी आपको जो है वो पंसारी की दुकान से आराम से जो है वो पाउडर मिल जाएगा। इस तरीके से कुश्ते शीरी का पाउडर आपने लेना है हाफ टी स्पून आपने मसूर की दाल का आटा लेना है, हाफ टी स्पून आपने चावलों का जो चावल के आटे का जो पाउडर है आपने वो लेना है। और इस पेस्ट को आपने जो है वो दही के अंदर जो है वो बनाना है। दही के अंदर इस पेस्ट को बना के आप अपने फेस के ऊपर लगा लें, वॉश फेस के ऊपर 8 से 10 मिनट लगा रहे, बेशक 15 मिनट लगा रहे। उसके बाद आपने बट्टियां बनाते हुए, मसाज करते हुए इसको वॉश कर देना। ठीक है। इसके बाद आपने एक टोनर बनाना है। ठीक है। टोनर आपने बनाना है जिसके अंदर आपने रोज वाटर लेना है, एक चुटकी इसके अंदर आपने फटकड़ी की और एक चुटकी इसमें हल्दी की डाल देनी है। बाद में आपने इसको रिमूव करके इस टोनर के साथ अपने फेस पे स्प्रे करना है, क्योंकि जो आपके माइल्ड बाल हैं ये वाली जो पेस्ट है उसको उतार देगी, रिमूव कर देगी। ये वाला जो टोनर है पोर्स में पेनिट्रेट करके आपकी हेयर ग्रोथ को जो है वो स्लो डाउन करेगा। तो बाद में आपने ये टोनर यूज करना है। इंशाल्लाह ताला जो है वो 4-5 महीने के अंदर अंदर आपके देखेंगे कि आपके बाल जो है वो काफ़ी हद तक कम भी हो गए, उनकी ग्रोथ भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्लो हो गई है। अच्छा आप हमारे फेस के ऊपर अगर हम बात करें तो ब्लेमिशेस पड़ जाते हैं, काले रंग के धब्बे आ जाते हैं, हाँ खासतौर पे साइड्स पे आते हैं। हाँ जी, पिगमेंटेशन के निशान पिगमेंटेशन हो जाती है। उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए मैं आपके साथ ना 2 से 3 जो है वो ऑर्गेनिक स्किन पॉलिश इसको कह ले। ठीक है। पॉलिश का बेसिकली मतलब ये होता है आपकी स्किन की जो है वो डेड लेयर को रिमूव करे, ब्लैक हेड वाइट हेड्स को रिमूव करे, पिगमेंटेशन, सन टैन, सन बर्न को रिमूव करके आपकी स्किन की टोन को इवन कर दे, नीट क्लीन कर दे। ठीक है। आपने क्या करना है, आपने लेना है ऑर्गेनिक सिरका। ऑर्गेनिक सिरका लेके इसके अंदर जो है वो आपने सिंथेटिक नहीं लेना। ठीक है। उसका जो है वो कोई नुकसान हो सकता है। ठीक है। ये देखिए मैंने इस तरह से बना के रखा हुआ है। ऑर्गेनिक आपने सिरका लेना है, उसके अंदर आपने जो है वो 2 टेबल स्पून ओट डाल लेने हैं। ठीक है। जो दलिया है वो आपने ओट्स जो है वो इसके अंदर 2 टेबल स्पून डाल लेने हैं और 1 टेबल स्पून इसके अंदर आपने शक्कर डाल लेनी है। ठीक है। सिंपल। सिरका, ओट और शक्कर 2 टेबल स्पून आपने शक्कर और हाफ उसके अंदर आपने लेमन जूस स्क्वीज कर लेना है। ठीक है। इस तरह से ये आपका जो है वो एक पॉलिशर जो है वो बन जाएगा। इसको आपने 4 से 5 दिनों के लिए बंद करके छोड़ दिया। 4-5 दिनों के बाद ये आपका तकरीबन पूरे महीने के लिए रेडी है। आपने डेली बेसिस पे क्या करना है, ट्वाइस अ वीक भी कर सकते हैं। इसको आप मिक्स करें, 1 टेबल स्पून इसकी पेस्ट को निकालें, आप हाथ में बेशक रखें, इसको मसल के आप अपने पूरे फेस के ऊपर लगा लें। 5 मिनट के लिए लगा रहे, 5 मिनट के बाद आपने मसाज करते हुए वॉश कर देना। ये जो आप महंगे ग्लाइकोल पील और केमिकल पील जो है वो यूज करते हैं ये उससे ज्यादा सेफ है और उससे ज्यादा इसके जो है वो अच्छे रिजल्ट हैं। तो आप जो है वो इसको, ये हर तरह की स्किन के लिए सूटेबल है। अब कुछ स्किन इस तरह की है कि जो है वो सेंसिटिव है स्किन।
ठीक है। जिस तरह से जो है वो, जिस तरह से हम अक्सर प्रोग्राम्स में बात करते हैं कि बहुत ज़्यादा केमिकल बेस्ड क्रीमें वगैरह यूज़ कर करके अपनी स्किन को डैमेज किया हुआ है, ठीक है। तो उन्हें कोई भी पॉलिशर और केमिकल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट को जो है वो अवॉइड करना है। उनके लिए जो है वो मैं एक पेस्ट जो है वो आप लोगों के लिए जो है वो शेयर कर रही हूँ। ये आपकी स्किन को रिपेयर भी करेगी, आपकी स्किन की जो अगर टैनिंग वगैरह हो गई हुई है उसको। अब हमारे ब्रेक पे जाना है, हमने ब्रेक के बाद वापस आते तो फिर मैं आपसे पूरा पूछती हूँ आप कैसे बना रही हैं। तो व्यूअर्स छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं और ब्रेक के बाद वापस आते हैं, आप लोग हमारे साथ रहें। न्यू पाकिस्तान में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। व्यूज़ आप देख रहे हैं कि मेरे चेहरे पे कितनी कहते हैं ना कि रौनक आई हुई है। वो इस वजह से रौनक आई हुई क्योंकि 10 मिनट का जो फॉर्मूला है वो मैंने इस्तेमाल किया था और वाकई वो बहुत आजमूदा है। तो हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स भी उस फॉर्मूले को बाकायदा तौर से नोट डाउन करें और आजमाएं भी। जी ओवर टू यू आप। हाँ जी, बात हो रही थी कि जिन लोगों ने स्टेरॉइड बेस्ड क्रीमें लगा के स्किन डैमेज की हुई है, अब उनका दिल कर रहा है कि दोबारा से हमारी स्किन जो है वो बेबी स्किन नॉर्मल बेबी स्किन हो जाए। जो रैशेज वगैरह आ रहे हैं, थ्रेड वेन नजर आ रही, रेड हो रही है, धूप में नहीं जा सकते, किचन में नहीं जा सकते, तो आपके लिए मैं एक जो है वो फेस रिपेयर, जो डैमेज स्किन कर चुके हैं उसको आपने अब रिपेयर कैसे करना है। क्रीमें आपको छोड़ना पड़ेंगी। आपने क्या करना है कि 1 कप आप, मैं तो भी क्वांटिटी थोड़ी बना रही हूँ, 1 कप आपने क्या करना है ड्राई मिल्क और 1 कप आपने जो है वो कॉर्नफ्लोर जो सूप के अंदर आप डालती हैं, ठीक है, वो आपने जो है वो मिक्स करके आपने रख लेना है, ठीक है। ड्राई मिल्क, कॉर्नफ्लोर और इसके अंदर आपने जो है वो थोड़ा सा जो है वो आपने काफूर मिक्स करना है। काफूर की ये प्रॉपर्टी है कि वो आपकी स्किन को हील करता है, रिपेयर करता है और दोबारा से आपकी स्किन के टेक्सचर को जो है ना वो उसी कंडीशन में लेके आता है। आप ये वाले जो है वो पाउडर मिक्स करके रख लें। 1 कप कॉर्नफ्लोर, 1 कप आपने ड्राई मिल्क और इसके अंदर आधी टिक्की जो है वो काफूर की डाल के या आप एक जार के अंदर डाल के रख लें। दूध के अंदर आप इसको जो है वो पेस्ट बनाएं। रात में आप फेस को वॉश करके इसको आप डेली बेसिस पे लेप को पूरे फेस पे लगा लें, ठीक है। क्रीमें आपने बिल्कुल भी जो यूज़ करें जिसने स्किन को डैमेज किया है वो नहीं यूज़ करनी। ये आप डेली बेसिस पे लगाना शुरू करें, बेशक 1 घंटा लगा रहे। इसको आपने फिर हल्का हल्का टिश्यू ऑफ करके सो जाना है, वॉश नहीं करना। आप 8 दिन करें, 8 दिन के बाद आप ट्वाइस अ वीक करें। इसको आप कम से कम 1.5 माह यूज़ करें। आप देखेंगे कि आपकी स्किन की जो सेंसिटिविटी वो ख़त्म हो गई है, आपकी स्किन नॉर्मल होना शुरू हो गई है और क्रीमें छोड़ने के बाद जो एकदम से बहुत ज़्यादा टैनिंग आती है ये उस टैनिंग को भी रिमूव कर देगा। तो ये सिंपल 3 चीजें हैं, हीलिंग प्रॉपर्टीज के साथ है, तो ये हील भी करेगी और साथ आपकी स्किन को जो भी अगर पिगमेंटेशन है उसको भी रिमूव करेगी। आप बहुत से अगर डॉक्टर्स के पास जाएं या कहते हैं ना कि अपने हिसाब से जो खवातीन मार्केट में घूम रही होती हैं तो हर तरह का सीरम उठा लाती हैं, उनको ये नहीं पता होता कि सीरम कब लगाना है, बस पड़ा उठा लिया। हर सीरम हर फेस पे सूट नहीं करता। जी बिल्कुल। आपके पास कोई ऐसा सीरम है जो कि तमाम खवातीन कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन, ड्राई टू ऑयली स्किन इस्तेमाल कर सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल इसी तरह से ये हाइलुरोनिक है, नियासिनामाइड है, ग्लाइकोलिक है और डिफरेंट तरह के इस तरह के जो है ना, तो वो किसी एक को सूट कर गया तो जो है वो दूसरे भी जो है ना वो उसी तरफ लग जाते हैं। एक वाइटनिंग सीरम मैं आपके साथ जो है ये शेयर करूंगी, ये हर एक को सूट करेगा। सिंपल जो इमली होती है, हम लोग इमली खाते हैं, आपने क्या करना है, ये देखिए मैंने भिगो के रखी हुई है, मैं इसको यूज़ करती हूँ, ठीक है। आपने इमली लेनी है, इमली के अंदर आपने सिंपल वाटर डाल देना, ठीक है। ये आपका जो है वो 1 से 2 दिन पड़ा रहे, इसके बाद आपने अच्छी तरह से इसको जो है ना स्टेन कर लेना है। इसको मैश करके इमली को इसकी गुठलियाँ निकाल देनी है, इसके पल्प को जो है वो आपने किसी स्टेन में से अच्छी तरह से छान लेना है। ये आपका बहुत ज़बरदस्त एक लिक्विडी सा जो है ये सीरम की तरह से रेडी हो जाएगा। इसके अंदर फिर आपने क्या करना है कि अलसी लेनी है, आधा ग्लास पानी का लेके 1 टेबलस्पून अलसी को पका के इसको स्टेन करके इन दोनों को आपने मिक्स करके रख लेना है। अच्छा ठीक है। इमली का पल्प वाला पानी और साथ अलसी का पानी, सिंपल इन 2 चीज़ों को आप मिक्स करके रख लें। ये आपका बेहतरीन वाइटनिंग सीरम जो है ये रेडी हो जाएगा। ये ना सिर्फ आपकी पिगमेंटेशन को रिमूव करेगा, आपकी फाइन लाइन, आपकी एजिंग, आपकी अगर ड्राइनेस हो रही है, ये सारी चीज़ों का जो है वो सोल्यूशन है। तो ये आप सर्दियों के अंदर जो है वो अब आगे आने वाला मौसम है उसमें भी ये बेहतरीन है। अब ये वाला जो मौसम हमारा जा रहा है इसमें सन टैन, सन बर्न, पिगमेंट इस तरह के इशू है, तो आप इसको हर तरह की स्किन और हर तरह के
मौसम के अंदर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यूज़ आपने क्या करना है, रात को फेस वॉश करना है, सीरम की तरह से आपने हाथ पे इसको डालना है और पूरे फेस पे आपने इसको मसाज कर लेना है। ये स्किन में एब्जॉर्ब हो जाएगा। सुबह में आप उठ के जो है वो फेस को वॉश करें, आप यकीन करेंगे कि वाव वाली जो है वो फील आएगी। और सब पूछेंगे आपकी फ्रेंड्स से किस पॉलर से आपने कौन सी स्किन पॉलिश करवाई है और किस पॉलर से होके आई हो, फेस पे लगा तुमने क्या लिया है। बिल्कुल एक जिसको ग्लास स्किन ग्लो कहते हैं ना, ये आपका वो मैजिकल ग्लास स्किन मेकअप इतना एक्सपेंसिव है, 50,000 का तो ग्लास स्किन मेकअप हो रहा है। तो ये आपकी नेचुरल स्किन जो है वो ग्लास स्किन, ये जो आपकी रेमेडी कितने में बन जाएगी? ये कितने में बनेगी? जो इमली है ये 50 रुपए की ले आएंगे, तकरीबन आपका 2 महीने का। अलसी जो है ये आप 10 रुपए की 50 रुपए की ले आए तो पूरी ये कितनी, ये देखिए मैंने बोतल बना के रखी हुई है 100-150 रुपए मैं इसको जी 100-150 रुपए में ये पूरा घर यूज करे, क्योंकि ये चंद ड्रॉप्स जो है वो यूज होंगे। अच्छा मुझे बताइएगा कि आंखों के नीचे पफिनेस आ जाती है, आई बैग्स आपके जो है बड़े बड़े हो जाते हैं, सुबह उठो तो आपका मुंह सूजा हुआ होता है, उसके बाद फिर स्वेलिंग खत्म होती है, कोई चीज लगानी चाहिए उसके हिसाब से? कुछ आपके पास कोई रेमेडी है? हाँ जी, जिन लोगों के जो आई बैग्स बन जाते हैं वो जो है वो सुबह उठ के जो है वो लेमन हनी डाल के पानी लें, ताकि जो है वो किडनी जो है वो उनकी जो है वो डिटॉक्स हो। ठीक है, बॉडी के अंदर जिनके ब्लॉटिंग होती है उनके जो है वो स्वेलिंग हो रही होती, पानी का इंटेक प्रॉपर करें। ठीक है, उसके लिए जो बेहतरीन है, आलू के कतले जो है वो आप ले लें, उसको फ्रिज में रख लें, तो वो आप अपनी आंखों पे लगाएंगे तो उसके साथ आप देखेंगे कि विद इन मिनट जो है वो आपकी पफिनेस खत्म हो जाएगी। आप अक्सर लोग कहते हैं खीरा काट के लगाओ। हाँ जी, खीरा ठंडक देता है, खीरा ठंडक देता है। जो आलू है उसकी जो अल्कालाइन प्रॉपर्टीज हैं। तो यहाँ पे आपका जो फ्लूइड है वो एसिडिक है, तो जब आप अल्कालाइन आप आलू का वहाँ पे पेस्ट लगाएंगे, आलू के कतले लगाएंगे, तो फौरन से पहले वो जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है वो स्टिमुलेट हो जाएगा और ड्रेन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद डार्क सर्कल आ जाते हैं। जो आपकी पफी आईज हैं वो थोड़ी सी डिफरेंट इशू है। जो डार्क सर्कल्स हैं, डार्क सर्कल्स के लिए जो बेहतरीन सीरम मैं आपके साथ जो है वो शेयर करूंगी। आपने क्या करना है, तकरीबन 50 ml बादाम का तेल, 50 ml आपने जो है वो उसका आलमंड ऑयल, 50 ml आपने आलमंड ऑयल, 50 ml आपने जो है वो इसके अंदर जो है वो ऑलिव ऑयल डाल के, ये वाले 2 ऑयल, बादाम, जैतून का तेल 50 ml ले लें और तकरीबन 1 टीस्पून उसमें कैस्टर ऑयल की और 1 टीस्पून ही विटामिन ई ऑयल। ये 4 ऑयल जो है ना ये आप मिक्स करके रख लें। ठीक हो गया, ये आपका बेहतरीन आई सीरम है। ठीक है, इसको आपने नाइट में जो है वो जैसे फेस को वॉश करना है, आपका डैम्प आईज होनी चाहिए। आपका फेस कोई भी अगर आप मॉइस्चराइजिंग ऑयल बेस्ड कोई भी प्रोडक्ट लगा रहे तो थोड़ा डैम्प फेस जो है वो उसको एब्जॉर्व करेगा। तो आपने चंद ड्रॉप्स लेने हैं, रिंग फिंगर के साथ आपने अच्छे से जो है वो इसका मसाज कर लेना। ये आप डेली बेसिस पे करें, ये आपकी जो है वो रिंकल्स को भी जो है वो स्टॉप करेगा, रिमूव करेगा और आपके डार्क सर्कल्स के लिए भी बेहतरीन है। ठीक है, नैयर आपा आपके साथ कहते हैं ना कि शो करने का इतना फ़ायदा होता है, मज़ा भी बहुत आता है और हम सीखते भी बहुत कुछ हैं, जिससे हमारे व्यूअर्स जो हैं वो रोज़ कोई ना कोई चीज़ ऐसे सुनते हैं, सीखते हैं और लिखते भी हैं। तो रेमेडीज़ जो है बहुत ज़रूरी हैं और आपका जो किचन होता है वो मेन पर्पस होता है जहाँ से आप रेमेडीज़ जो है एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, लगा सकते हो और ख़ूबसूरत बन सकते हो। और हमारा जो क्लिप है ये वाला, ये सोशल मीडिया पर भी मौजूद होगा। प्लीज़ अगर आपने नहीं देखा तो आप वहाँ से फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं और इस क्लिप को ज़रूर शेयर करिएगा, क्योंकि हर खातून, हर लड़की की ख्वाहिश होती है कि 10 मिनट में आपने कैसे खूबसूरत बनाना है। 10 मिनट का जो फेशियल होता है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और 10 मिनट क्या होते हैं, 10 मिनट तो हम ऐसे वैसे गुजार लेते हैं जहां हमें घंटों जो होता है वो जाके वेट करना पड़ता है पार्लर का। तो केमिकल फ्री फेशियल जो है हमने आपको बताया आज, आपने कैसे जो है इस्तेमाल भी करना है, लिखना भी है और आगे भी आपने कैसे लेके जाना है। और व्यूअर्स, आप लोगों को हमारा प्रोग्राम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक जो है वो ज़रूर दीजिएगा, हमारे सोशल पेज पर जाके वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपनी होस्ट हिना सलमान को इजाज़त दे। मिलेंगे कल नए प्रोग्राम के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।